मेरा पति मेरी बेटियों के कमरे में रोज़ उन लोगों को टेस्ट की तैयारी कराने जाता था, लेकिन रात को लेट के लौट के नहीं आता था और मेरी बेटियां सुबह अपने आप को बद्दुआएं देती और अपने आप को कोसा करती। एक दिन मैं आंगन में सब्जियां साफ कर रही थी, कभी तभी मेरी बड़ी बेटी अपने कमरे से निकली और लंगड़ाते हुए निकली। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हारे पैर में? उसने मुझे कुछ नहीं बताया और बोलने लगी कि तुम्हें क्या पता हम लोगों के साथ क्या होता है। मैंने उसको बोला कि तुमने क्या बोला? तो बोली कि कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी हो चुकी थी जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई थी। उसी समय उसके पापा की हार्ट अटैक्स की वजह से मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मैं उनकी मृत्यु से बिल्कुल खुश थी, क्योंकि वह मेरे ऊपर बहुत ही जुल्म किया करते थे। मुझे मारते पीटते और उनको बेटा चाहिए था, लेकिन भगवान मुझे बेटियों पर बेटियां दिए जा रहे थे। लेकिन मैं भी क्या करती, भगवान के सामने बिल्कुल मजबूर थी। वह मेरी बेटियों को इस निगाह से देखते जैसे कि वह गुनहगार हैं उनकी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए शायद भगवान ने उनको इस दुनिया से अलविदा कर दिया। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मैं अभी बहुत ही नौजवान और खूबसूरत थी और जवान थी, क्योंकि मेरी शादी अभी कम उम्र में ही हो गई थी। तब एक दिन मुझे एक शादी का प्रस्ताव आया। उस लड़के का नाम अंश था। अंश काफ़ी जवान और मुझसे छोटा था और काफ़ी हैंडसम था। उसको अपने से बड़े उम्र की औरतों में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए वह मुझसे रिश्ता करना चाहता था। मैंने उससे पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? लेकिन उसने मुझसे बोला कि मुझे आप में दिलचस्पी है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपकी तीनों लड़कियों को मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगा। मुझे मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले, मेरे खुद की अपनी एक दोस्त थी, उसने मना किया कि अंश से शादी मत करो, वह बिल्कुल कैरेक्टरलेस है। लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानी और मैं उससे शादी कर ली। हमारी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। अंश मुझे बहुत ही प्यार करता था। हमारी बेटियों को तो पूछिए नहीं कि वह कितना प्यार करता था। हमारी बेटियां धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी थीं और हमारा और अंश का रिश्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी गहरा था। मैंने कभी प्यार का मतलब नहीं समझा था, क्योंकि मुझे पहले पति से कभी प्यार मिला ही नहीं था। अंश मुझे काफ़ी केयर करता था और मुझे काफ़ी प्यार करता था। अंश काफ़ी अच्छा लड़का था। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि अंश नहीं चाहता था कि हमारा कोई बच्चा हो। अंश कहता था कि यह तीनों लड़कियां ही हमारी अपनी हैं, अपने बच्चे हैं, इसीलिए हमें बच्चा नहीं चाहिए। और मुझे भी बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं पहले ही 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अंश हमारी तीनों लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाता था, क्योंकि वह पढ़ने में काफ़ी अच्छा थी और अच्छा नौकरी भी करता था। और जब लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने जाता तो मुझसे वादा करके जाता कि मैं थोड़ी ही देर में उन लोगों को पढ़ाकर चला आऊँगा, लेकिन फिर भी वह नहीं आता और वहीं पर रुक जाता। एक दिन मैं आंगन में सब्जियां साफ कर रही थी और मेरी बड़ी बेटी अपने रूम से निकली। वह काफ़ी लंगड़ाती हुई और काफ़ी परेशान सी दिख रही थी। मैंने उससे पूछा कि अरे तुझे क्या हुआ है? उसने मुझे झल्लाते हुए बोला कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या पता कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा, पूरी दुनिया के कष्ट तुझे ही है क्या? क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होती जा रही हैं ना तुम लोगों को, इसीलिए तुम लोगों का मन काफ़ी बढ़ गया है। मैंने उसको डांटने लगी। इतने में ही मेरा पति उन लोगों के कमरे से निकलता है और तीखी मुस्कान मुस्कुराते हुए और अंगड़ाइयाँ लेता है। मैंने बोला कि अरे अभी तक आप ऑफिस नहीं गए? मैंने सोचा कि आप ऑफिस चले गए होंगे। और उसने बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन कमरे में अपने आया ही नहीं। क्या बात है? तब उसने मुझसे बोला कि अरे तुम्हें पता नहीं है, इन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी कब आँख लग गई और मैं इन्हीं लोगों के बिस्तर पर सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और अंगड़ाइयाँ काफ़ी अजीब किस्म के ले रहा था।
जैसे कि वो कितना सुकून का नींद सोया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मैं मार्केट जा रही थी, तभी मुझे मेरी बचपन की सहेली मिल गई। उसने बोला कि अरे अंश के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है। मैंने उससे बोला, अरे अंश तो हमें और हमारी लड़कियों को इतना केयर करता है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। तब उसने बोला कि देखो, अंश पर तो मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि अंश एक काफ़ी अय्याश किस्म का लड़का था, लेकिन सुधर गया है तो अच्छी बात है। मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने बोला कि तू जब मिलती है तो अंश को ही क्यों कोसती रहती है। उसने बोला कि अंश हमारे कॉलोनी का ही लड़का था और हम उसके बारे में और उसकी नज़रों के बारे में जानते हैं। मैंने उसको समझाया कि देखो, अंश काफ़ी नौजवान और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हैंडसम भी था, इसीलिए इसके पीछे काफ़ी लड़कियां लगी होंगी और मरती होंगी, लेकिन जब से मेरे साथ शादी किया है तब से किसी को भी पलट के देखा भी नहीं है मेरे सिवा। तब मेरे दोस्त ने बोला कि यह तो अच्छी बात है कि अपनी उंगलियों के इशारे पर उसे नचाती रहती है और अपनी उंगलियों में उसे लपेट लिया है। उसने बोला कि देखो, मैं अभी जल्दी में हूँ सुमन, मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ और जब अपने नए घर में आ जाऊँगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी और तुम ज़रूर आना, लेकिन अपने पति के साथ मत आना, क्योंकि हमारे घर में मेरी एक जवान लड़की है। मुझे यह बात उसकी अजीब लगी और मैंने बोला कि अरे अंश इतने भी बुरे नहीं हैं, अंश काफ़ी बदल चुके हैं। लेकिन उसने मुझे बताया कि तेरा अंश तेरे लिए बदल गया हो, लेकिन मेरे लिए वही अंश, उसकी निगाहों में वही आयासापंती झलकती है आज भी। तब मैंने बोला कि अरे छोड़ ये सब बातें, और हम दोनों हंसने लगे और मैं घर आ गई। मैंने उनसे बोला कि लड़कियां का तो टेस्ट हमारा सौतन ही बन गया है, हमें कभी भी तुम्हारे साथ चैन से रहने नहीं देता है। जब देखो तब तुम उन लोगों को पढ़ाने चले जाते हो और मैं अकेले सो जाती हूँ, क्योंकि दिन भर घर के काम से थक जाती हूँ। तो आज मौसम काफ़ी सुहाना है, तुम मत जाओ। लेकिन अंश ने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा पढ़ा कर आता हूँ, टेस्ट ख़त्म हो गया है और आगे की पढ़ाई काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी वाली डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी। और वह वहाँ से चला गया और बोला कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, लेकिन उसका इंतज़ार करते करते मेरी कब आँख लग गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। उसने बोला कि मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे काफ़ी बुखार है। मैंने बोला कि देखो अंश, इसे डॉक्टर को दिखा दिया जाए, लेकिन अंश ने साफ साफ मना कर दिया कि डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर में यह ठीक हो जाएगी। मुझे यह रवैया अंश का थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैंने उनसे बोला कि अंश, तुम अपनी बेटियों का कितना केयर करते हो, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है कि डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे हो। तब अंश ने बोला, अरे तुम जानती नहीं, यह छोटा मोटा चीज़ है, ठीक हो जाएगा घर पर ही घरेलू उपचार करने से। तब मैं चुप हो गई अंश की बातें सुनकर। उसके बाद जब सुबह हुई तो बड़ी बेटी अपने कमरे से निकली और बेहोश हो गई। उस बेहोश उसको होश ही नहीं आया। उस समय अंश घर पर नहीं था। मैंने ऑफिस में चला गया था। मैंने अंश को फ़ोन करना भूल गया और जल्दी जल्दी हड़बड़ी में उसको सीधे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए और कुछ टेस्ट किए। बोले कि जब टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा तब और भी दवाइयाँ दी जाएगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और डॉक्टर की बातें सुनकर तो मेरे पाँव तले ज़मीन ही खिसक गए। उस दिन मेरी दुनिया ही बदल गई कि ये क्या हो गया। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद मैं अपनी बड़ी लड़की के पास गई और एक थप्पड़ उसे मारते हुए मैंने बोला कि तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया यही दिन देखने के लिए। यह बात तुम्हारे पापा सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तुमने सौतेली बेटी होने का जो रंग था वो दिखा दिया। तुमने कभी सोचा यह कदम उठाने से पहले तुम क्यों नहीं मर गई। मैं उसको काफ़ी खरी खोटी सुलाने लगी। तब मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि मम्मी, इन सब चीज़ों में मेरी ही गलती है, अब बात यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन मैंने बोला कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ है। मेरी बड़ी बेटी को समझ आ रहा था कि मैं उसको क्या बोल रही थी, लेकिन मेरी दोनों छोटी बेटियों को समझ नहीं आ रहा था और उन लोगों को मैंने बोला कि तुम रूम से बाहर निकल जाओ। और मैं अपनी बड़ी बेटी से बातें करने लगी और बड़ी बेटी काफ़ी रो रही थी और बोल रही थी, माँ तुम इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन मैं
उससे पूछ रही थी कि तुम बताओ कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट है और इसने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है जिससे कि गर्भ उनका ख़राब हो जाए, लेकिन गर्भ में बच्चा ठीक है। बेटी से मैंने लाख पूछा लेकिन बेटी नहीं बताई। मुझे बहुत ही टेंशन होने लगी। मेरी दोस्त के घर पर पूजा थी, मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया, मैं उसके घर गई, लेकिन मुझे कहीं मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन बार बार यहीं पूछ रहा था कि यह सारी चीज़ें कैसे हो गई। मेरी दोस्त मेरा चेहरा मुरझाया हुआ देखकर पूछने लगी कि अरे सुमन, क्या हुआ तेरे साथ, तुम इतना मुरझाई सी क्यों लग रही हो। तब मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उसको सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि वह मेरे बचपन की दोस्त थी और मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी और वह भी मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। उसने मुझे खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहीं न कहीं यह इशारा दिया कि तुम अपनी बेटियों पर नज़र रखो कि तुम्हारी बेटियों के कमरे में कौन आता जाता और तुम्हारी बेटियों कहाँ आती जाती हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं यह गलती मेरी ही है, जो कि मैं अपनी बेटियों को इतना छूट दे रखा था। जब मैं घर आई तो सारी बातें अंश को बताया। अंश ने बोला कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक हो जाएगा। अंश को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अंश बोला कि तुम शांत रहो और आज देखो मौसम कितना सुहाना बना है। उसने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया और मैं भी इस बात को भूल गई और हम दोनों अपना रोमांच करने लगे। जब सुबह हुआ तो मुझे फिर से सारी बातें याद आने लगी और मैं फिर से परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बेटी से बार बार पूछने पर भी बेटियाँ कुछ नहीं मुझे बता रही थी। मैं और भी ज़्यादा हैरत में और परेशानी में पड़ गई थी। एक दिन मैं अंश को किसी से बात करते हुए सुन लिया। अंश बोला कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाकर लेकर जो ही कमरे में आई, अंश किसी से बातें कर रहा था कि मुझे तो मौज ही मौज है, मेरी 200 उंगलियां बिल्कुल घी में डूबी हुई हैं, और बिल्कुल हंस रहा था। इतना देखने के बाद तो मेरे दिमाग को कुछ खटका और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि इतना सारा चीज़ हो गया और अभी भी आप हंस रहे हो। तब अंश ने मुझे समझाते हुए बोला कि अरे ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हंसना भी चाहिए। उसके बाद जब मैं अपनी बेटियों के कमरे में चाय लेकर जा रही थी तो मेरी तीनों बेटियां आपस में बातें कर रही थी कि इससे तो अच्छा हम लोग मर जाते और अपने आप को ख़त्म कर देते, और अपने आप को वो लोग कोस रही थी। हमारी किस्मत में पता नहीं ऊपर वाले क्या लिखा है। मुझे यह सारी बातें कहीं ना कहीं खटक रही थी। मैं फिर से अपनी दोस्त के घर गई और उससे पूछा कि मैं क्या करूं, अपनी बेटियों की सच्चाई कैसे अपने सामने लाऊं। तब उसने बोला कि देखो सुमन, तुम्हें अपनी बेटियों पर निगरानी रखनी होगी और तुम सबसे पहले तो यह चीज़ देखो कि तुम्हारी बेटियां कब क्या करती हैं, तुम्हारी बेटियों को कौन ट्यूशन पढ़ाने आता है और तुम्हारी बेटियों को कौन क्या करता है और कौन तुम्हारी बेटियों के रूम में जाता है। कहीं ना कहीं उसका इशारा मेरे घर की तरफ ही था, क्योंकि वह बार बार यही कह रही थी कि यह काम बाहर वाला नहीं कर सकता, यह काम तुम्हारे घर में ही किसी ने किया है। मैं घर में आई और अपने आप को कमरे में बंद कर ली और कुछ देर अपने आप को अकेला और अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। तो मेरे दिमाग में सारी बातें उलझने और सारी गुत्थियाँ समझ में मुझे आने लगी। यह सारी चीज़ कहाँ से हो रही है। मैं तुरंत ही समझ गई। अपनी बेटियों के कमरे में गई और बोला कि आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगी और वहाँ पर जगराता है, जगराता मेरा मैं रात भर उधर ही रहूँगी। तुम लोग अपना खाना खा लेना। अंश को भी मैंने बोला कि खाना बना दिया है, तुम भी खाना खा लेना, मैं जगराता में जा रही हूँ, मैं कल सुबह ही आऊँगी। उसके बाद तीनों बेटियाँ खाना खाने के लिए बाहर आई। मैं तैयार होकर घर से निकली, लेकिन मुझे जगराता में तो जाना नहीं था। मैंने देखा कि सारे लोग खाना खा रहे हैं तो मैं धीरे से घर में आ गई और अपनी बेटियों के कमरे में गई और अलमारी के पीछे छुप गई। उसके बाद तो जो मेरे आंखों के सामने हुआ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सारी चीज़ मेरे घर में ही चल रही थी और मैं कितनी बेवकूफ़ थी और मैं कितनी पागल हो चुकी थी अपने इश्क में। मेरे पति समय के अनुसार उन लोगों को फिर से पढ़ाने के लिए आए और उसने बोला कि पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ छोड़ो, और मेरी छोटी बेटी से बोला कि आज तो तेरी बारी है ना, आज तू तैयार होकर आना मेरे साथ। और मेरी तीनों बेटियों को इस निगाह से देख रहा था मानो कि मेरी बेटियां तीनों
नज़रें झुकाए हुए और कुछ नहीं बोल पा रही थी। जब वह चला गया कुछ देर के बाद, तब मेरी तीनों बेटियां आपस में बैठकर काफ़ी रो रही थी। उसके कुछ ही देर के बाद फिर से आ गया मेरे आंखों के सामने। वह सब कुछ होने लगा जो कि मैं कभी सपने में नहीं सोचा था। और एक माँ के आंखों के सामने जब उसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो कैसा महसूस होता है। और मैंने कभी सपने में भी इन सारी चीज़ों को नहीं देखा था। मेरे आंखों के सामने मेरी बेटियां लूट रही थी और मैं मजबूर, बेबस, लाचार बनकर वहां खड़ी होकर अपनी आंखों पर अपने हाथों को ढक खड़ी थी। जब वह चला गया तो मेरी तीनों बेटियां आपस में बैठकर काफ़ी रो रही थी और बिल्कुल बेबस और लाचार सी महसूस हो रही थी। तीनों बेटियां यह बोल रही थी कि यही मन कर रहा है कि हम लोग कुछ कर लें, क्योंकि मम्मी को तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते। तभी मैं तीनों बेटियों के सामने अलमारी के पीछे से बाहर निकल गई। मेरी तीनों बेटियां घर के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दी और मुझे पकड़ के रोने लगी। और मैं तुरंत समझ गई कि मेरी बड़ी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह दूसरा नहीं, यह इसे शैतान का काम है। मैंने एक काम तो अच्छा किया था कि अपनी बेटियों का वीडियो बना लिया था। यह मेरे दिमाग में आ गया था और मेरी तीनों बेटियां मुझे बताने लगी कि माँ, यह मुझे ट्यूशन पढ़ाने के बहाने रोज़ आता है और हम तीनों के साथ बड़ी बड़ी अपना काम करता है और हम लोग को धमकी देकर रखा है कि अगर तुम लोग अपनी माँ से कुछ भी बोलोगी तो तुम्हारी माँ को इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूँगा। हम तीनों का इस दुनिया में कौन है आपके सिवा? हम तो हमारी सब कुछ है, आप ही तो हमारी सब कुछ हैं। आपके लिए हम लोग चुप रहे। इतना सुनने के बाद मेरा कलेजा फट गया और मैं अपने आप को कोसने लगी, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैं अंश को सज़ा दिलाने के लिए ठान लिया। मैंने अपनी बेटियों से बोला कि तुम्हारे पास केवल 2 दिन का समय है। 2 दिन के बाद हम लोग इस कॉलोनी को छोड़कर दूसरे शहर और दूसरी कॉलोनी में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। 2 दिनों में तुम लोगों को जो भी काम करना है उस सारे चीज़ को अपना काम कर लेना और अपना काम निपटा लेना। मेरी बेटियों ने बोला कि तुम करने वाली क्या हो माँ? मैंने बोला कि मैं जो कुछ भी करूँगी सब अब तुम्हारे लिए करूँगी। मैं उस दरिंदे को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। अंश को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपनी सहेली के घर फिर गई और सहेली से सारी बातें बोली और उसके कंधे पर अपना सर रखकर मैं रोने लगी। तुम कहीं ना कहीं सही थी, लेकिन मेरी सहेली बोली कि देखो, जिसका नेचर जो रहता है वह कभी नहीं बदलता और सौतेला बाप तो सौतेला ही होता है। उसने एक तीर से 4 निशाना साधा था, इसीलिए उसने तुमसे शादी की थी। इसीलिए जब तुम्हारी बेटियां छोटी थी तो उनकी देख रेख अच्छे से कर रहा था, क्योंकि उसको तो कुछ और ही करना था। मैंने अपनी सहेली के साथ पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सारा कुछ बताया और उसको सारा प्रूफ दिया। पुलिस ने बोला कि ठीक है, आप 2 दिन के बाद इस शहर को छोड़कर चले जाइएगा। अपनी सहेली की मदद से मैं दूसरे शहर में एक मकान छोटा सा किराए पर ले लिया और अपनी सहेली की मदद से हर काम मैंने अपना शुरू किया। जब अंश ऑफिस चला गया तब हम तीनों माँ बेटी वहाँ से निकल गए। घर में जो भी सामान था सब सामान हम लोगों ने बांध के दूसरे शहर में जाने लगे। अंश को कानो कान खबर नहीं थी। जब हम लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया और जब अंश घर पर आया तो उससे पुलिस ने पकड़ लिया। हमने अपना सिम भी वहीं पे तोड़कर फेंक दिया और दूसरा सिम लिया, क्योंकि अंश हमें फ़ोन ज़रूर करता। अंश से हमें इतनी नफ़रत हो चुकी थी कि उसको पलट के देखने का मुझे बिल्कुल मन नहीं था। मैंने अंश को सबसे बड़ा सज़ा तो यही दिया था कि उसके घर को मैंने छोड़ दिया था। अंश को पुलिस पकड़ के ले गई और उसकी उम्र कैद की सज़ा मिली और अपनी सारी उम्र वो जेल में ही काटा। हम तीनों माँ बेटी इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। मैं थोड़ा सिलाई का काम करती थी और मैं सिलाई करना शुरू कर दिया। मेरी बेटियां पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करने लगी। जो मेरी बड़ी बेटी थी वो डॉक्टर बन गई और उसका बच्चा मैंने अबॉर्ट करा दिया और तीनों अब जॉब कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने के साथ मैंने तीनों बेटियों की शादी कर दी। थोड़ा और समय बीता तो मैं उनसे मिलने जेल में गई। अंश को मैंने बहुत ही खरी खोटी सुनाया और मैंने बोला कि तुम जैसे दरिंदों की वजह से एक बाप के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। अंश काफ़ी माफ़िया मांग रहा था और सौतेले बाप होने का तुमने अपना रंग दिखा ही दिया।
लेकिन मैंने उसको कभी माफ़ नहीं किया। उसका जितना भी प्रॉपर्टी था मैंने बेच दिया, क्योंकि सारी चीज़ मेरे नाम हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है? एक माँ को हर समय अपनी बेटियों के ऊपर निगाह रखना चाहिए, चाहे सौतेला बाप हो या फिर अपना हो या फिर कोई पराया हो। अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर कभी नहीं करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बाप तो अपना होता है, लेकिन सौतेला माँ और बाप कभी अपना नहीं होता है। थैंक यू।